आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। देखिए आज की इस क्लास में हम लोग लेकर आ चुके हैं आपके लिए 10th गणित के 2023 में आने वाले ऐसे क्वेश्चन जो भाई आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब ये प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रहते हैं और जो आप लोगों के निश्चित नहीं रहते हैं वो आपके होते हैं 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप लोगों को जो आपके एग्जाम में 4-4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, उनको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि भाई साहब इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो अगर आप तैयार करके जाते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले इन सभी क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन भी कराऊंगा, क्योंकि आप सभी कहते हैं कि सर आप सॉल्यूशन नहीं कराते, भैया आप सॉल्यूशन नहीं कराते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में जो हम आपको बताएंगे ये क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, और देखिए ये 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कितने कितने नंबर के आएंगे, 4-4 नंबर के। तो देखिए सबसे पहले इन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलिए फिर हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है देखिएगा, ये हमारा लिया गया है चैप्टर नंबर जो आपका है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। किससे लिया गया है? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। और देखिएगा इसी टाइप का क्वेश्चन, इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 100% आ सकता है। और देखिएगा यहाँ पर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसकी बस यहाँ पर जो आप लोगों को वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू आप लोगों की चेंज हो जाएगी। जैसे कि 7 मीटर दे रखा है तो यहाँ पर कुछ और मीटर दे सकता है। यहाँ पर आप लोगों का कोण का मान चेंज हो सकता है, ठीक है ना। और देखिएगा उन्नयन कोण की जगह अवनमन कोण वाला भी क्वेश्चन आता है, तो उससे संबंधित मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में भी क्वेश्चन लाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखिए अब आप लोगों की जो सीरीज चलने वाली है ये आपकी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो देखिए पहला हमारा जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए करने का तरीका क्या है और आप एग्जाम में एक प्रश्न को कैसे करेंगे जिससे आपके एग्जामिनर फुल नंबर देगा, क्या बेस्ट तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप बस वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए हमको क्वेश्चन दे रखा था कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, जबकि उसके पाद से टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। बोर्ड एग्जाम 2019 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए सबसे पहले अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, ठीक है ना, क्वेश्चन को पढ़ लिया है, अब हम लोग इसको करने का तरीका सीखेंगे, ठीक है ना, कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो मैं आप लोगों को थ्योरी भी लिखूंगा कि इस एग्जाम में जो आप लोगों को जिसको थ्योरी लिखनी पड़ती है माना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, माना कैसे आपको लिखना है। देखिए सबसे पहले 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेना है। हम लोग 7 मीटर ऊंचा एक भवन बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा ये एक भवन है, मान लेते हैं इसकी जो ऊंचाई दी गई है वो 7 मीटर दे रखी है। कितनी? 7 मीटर। तो हम लोगों ने 7 मीटर मान ली। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद देखिए कह रहा है कि हम लोगों को टावर का जो यहाँ पर समझना, टावर की ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करनी है। तो मतलब कि इसका यह मतलब है कि कहीं ना कहीं एक आपका टावर भी होगा। और देखिए क्या कह रहा है, और वो जो टावर होगा ना वो जस्ट इसके सामने होगा, ठीक है ना। समझने का प्रयास करना, जो आप लोगों का टावर होगा ना, ये टावर आप लोगों का यहाँ होगा, ठीक है ना, ये आपका टावर होगा। मान लीजिए ये इतनी इसकी ऊंचाई है और जिसकी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है तो इसकी ऊंचाई हम लोग h मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं। और हमसे क्या कह रहा है, उस कंडीशन में हमसे ये कह रहा है कि भाई साहब जो 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसके भवन से जब हम लोग इसके ऊपर खड़े होंगे, यानी जब इसके शिखर पर खड़े होंगे, तो जो कोण बनेगा टावर के साथ वो कोण बनेगा आपका 45 डिग्री और उन्नयन कोण बनेगा 45 डिग्री, ठीक है ना। तो समझने का प्रयास करना, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई छत है, ठीक है ना, ये कोई छत है, ये एक छत है, ठीक है ना, समतल एक छत है। और देखिए छत से अगर हम लोग देखेंगे ना तो इसके छत से तो हम लोगों का जो टावर का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा भाई साहब, वो बनेगा आपका 45 डिग्री का। कितने का? 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना, समझ गए, 45 डिग्री लिखा हुआ है। और देखिएगा जब हम लोग इसके नीचे वाले बिंदु से देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो जो कोण बनेगा वो आपका 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना। समझने का प्रयास करना, अगर आप लोगों ने यहाँ पर चित्र को समझ लिया ना तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ये हमारा 60 डिग्री का बन रहा है। और इस कंडीशन में समझने का प्रयास करना, इस कंडीशन में अगर हम लोग इसकी ऊंचाई को मान लें AB, जो हम लोगों की टावर की ऊंचाई है ना इसको हम लोग AB मान लें, और ये जो हमारा मकान है इसकी ऊंचाई को हम लोग CD मान लें, ठीक है। इतना समझ में आ गया। हम लोगों ने मान लिया कि भाई साहब टावर की ऊंचाई AB है और जो मकान है इसकी ऊंचाई आप लोगों की CD है। और उस स्थिति में जब हम लोगों के मकान पर हम लोग चढ़ेंगे और मकान से किसी टावर को देखेंगे, इसकी छत से किसी टावर को देखेंगे, तो कोण बनेगा 45 डिग्री और जो कोण बनेगा वो हमारा उन्नयन कोण होगा। और इसके जब पाद बिंदु से देखेंगे तो कोण बनेगा 60 डिग्री, जो कि हमारा उन्नयन कोण होगा। तो आइए इसका हम लोग माना लिख लेते हैं।
तो देखिए हम लोगों ने माना लिख लिया, ठीक है ना। अब देखिए इसका माना कैसे मैंने लिखा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा कि माना ए बी कोई टावर है, तो माना ए बी कोई टावर है। इसके बाद मैंने लिखा जिसकी ऊंचाई h मीटर है, तो जिसकी ऊंचाई h मैंने मानी थी, ठीक है ना। इसके बाद मैंने लिखा था कि तथा सी डी कोई एक मकान है, तो हमारा सी डी कोई एक ये मकान हो गया, और जिसकी ऊंचाई आपको प्रश्न में ही दे रखी थी 7 मीटर, ठीक है ना, तो मैंने वो भी लिख दिया। इसके बाद मैंने क्या लिखा, मकान के छत से पाद हुआ, मकान की छत हुआ पाद। देखिए सबसे पहले जब हम लोग छत पर चढ़ेंगे तो ये हमारा ऊपर से कोण बनेगा 45 डिग्री का, तो मैंने क्या लिखा, मकान के छत से हुआ पाद से टावर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री हैं। इतना लिख देने के बाद में आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है और ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कैलकुलेशन आपको क्या करनी है उस पर आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज लेंगे आप लोगों का ए सी, और यहाँ पर कहीं हम लोग ये जो बिंदु मान लेंगे ई है। इसको जब आप लोग इस तरीके से समतल को आगे बढ़ाओगे, इस समतल को जो आपकी छत है ना समतल होगी, तो आगे बढ़ाओगे तो ई बिंदु आपको प्राप्त हो जाएगा। वहाँ से हम लोगों का एक त्रिभुज ए सी ई बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज बनेगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ त्रिभुज ए सी ई में, और ये जो हमारा जो त्रिभुज है ना ए सी ई एक समकोण त्रिभुज है। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समकोण, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज ए सी ई में। तो उस स्थिति में अगर आप देखेंगे, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा टेन थीटा और कॉट थीटा का हर समय हम लोग यूज लेते थे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में। हमने जब आपको इस क्लास को थोड़ा सा बेसिक से समझाया था। और देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर टेन थीटा का यूज लेने वाले हैं, और ये क्यों लेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। देखिए अगर हम लंब बटा आधार लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर लंब पता है ए ई और आधार हमारा ये है, तो अगर आप इसको देखना चाहते हो आधार को आप लोग x मान सकते हो। अगर देखिए ये हमारा x s है तो ये भी हमारा x हो जाएगा, ठीक है ना। ये अगर x है तो ये भी हमारा x हो जाएगा। और अगर आप ये कहेंगे चलो मान लिया कि आधार हमारा निकल के आ गया, लेकिन उस परिस्थिति में हमारा ए ई तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ए बी हमारा ए ई हमारा लंब है, जो ये दे रखा ए ई ये हमारा लंब है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारी 7 मीटर है, तो ये भी हमारी 7 मीटर होगी, ये भी हमारी 7 मीटर होगी। और उस स्थिति में अगर आप ए ई निकालेंगे तो h माइनस का 7 कर देंगे तो हमारा ए ई निकल के आ जाएगा। यानी कि इस पूरे में से अगर मैं इतना घटा देता हूं, देखिए इस पूरे में से मैं अगर इतना घटा देता हूं, यहां से ई बी घटा देता हूं, तो ए ई निकल के आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां से हम लोग क्या लंब क्या लिखने वाले हैं, लंब लिखने वाले हैं भाई साहब h माइनस का 7 मीटर, ठीक है ना। और आधार आप लोगों का यहाँ से x हम लोगों ने मान ही लिया था, और टेन थीटा, और उस स्थिति में जो हमारा थीटा डिग्री था ना वो हमारा 45 डिग्री था, तो मैं यहाँ लिख देंगे 1045। समझ में आ गया आप लोगों को। और देखिएगा 1045 का आप लोगों को मान पता होगा भाई साहब 1 होता है, और देखिएगा यहाँ से h माइनस का 7 हो गया बटे में x हो गया, और यहाँ से अगर आपका x इक्वल टू h माइनस का 7 निकल के आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से h का मान निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, h का मान निकालना है या फिर x का मान निकालना है, तो चलो मान के चलते यही हमारी एक समीकरण हो गई, ठीक है ना। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है ना। इस स्थिति में समीकरण नंबर 1 इसको नाम दे देते हैं। अब देखिए आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखिए आगे जो हम लोग दूसरा त्रिभुज लेने वाले हैं, ठीक है ना। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेने वाले हैं, जो हमारा ये वाला त्रिभुज था, समझने का प्रयास करना। जो हमारा ये त्रिभुज है ए बी डी, अब हम लोग इस त्रिभुज को लेने वाले हैं ए बी डी को, ठीक है ना। तो मैं लिखने वाला हूं यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी में, और देखिएगा आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाला समझ जाएगा, लेकिन लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनर है, और अगर वो सन की बुद्धि का है भाई साहब तो आपकी कॉपी यहाँ पर नंबर कार्ड हो सकता है। तो लिख लीजिएगा आप लोग समकोण त्रिभुज ए बी डी में। और उस स्थिति में अगर आप यहाँ से टेन थीटा बराबर देखेंगे तो होता है लंब बटा आधार, क्योंकि मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद हो जाना चाहिए, लंब बटा आधार होता है 10 थीटा बराबर में, ठीक है ना। तो 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार है। अब अगर इस परिस्थिति में अगर लंब देखेंगे तो आपका h है, और आधार देखेंगे अगर आप लोग यहाँ पर तो x है, तो ज़्यादा कुछ देखना है नहीं, सीधा से हम लोगों को यहाँ पर लिख देना है बस, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ 10। और देखिएगा इस परिस्थिति में हम लोगों का जो थीटा होगा, इस परिस्थिति में जो हम लोगों का थीटा बनेगा वो ये बनेगा आपका 60 डिग्री वाला, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग जो त्रिभुज ले रहे हैं वो ए बी डी है, और उस परिस्थिति में जो थीटा बन रहा है वो आपका 60 डिग्री है। तो आप लोगों को क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ये हमारा 1060 बराबर क्या हो जाएगा, लंब, और देखिए लंब बराबर h था और आधार बराबर में आपका x था। क्लियर हो गया। और देखिए 1060 का मान आप सभी को पता होगा कि भाई साहब √3 होता है। कितना होता है, √3। और देखिए अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं लर्न है तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न कर लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा √3 इक्वल टू h/x, और इस परिस्थिति में अगर आप लोग इसका मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो ये हो जाएगा √3x इक्वल टू h, और यहाँ से अगर आप x का मान निकालोगे तो x ये अगर आपका निकल के आ जाएगा h का मान, x का मान यहाँ से h/√3,
ठीक है ना, समझ में आ गया। तो देखिए x का मान कितना निकल के आ गया, x का मान निकल के आ गया h/√3। अब देखिए हम लोगों ने जो एक समीकरण निकाली थी इससे पहले वाली, वो आपकी निकल के आई थी यहाँ से x = h-7 ये निकल के आई थी, और ये हमारी समीकरण निकल के आई, ये समीकरण नंबर 2 ये। तो हम लोग क्या निकलने वाले हैं यहाँ पर, हम लोग लिखने वाले हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से हम लोगों ने क्या देखा कि भाई साहब समीकरण 1 में हम लोगों का x बराबर क्या था, h-7 था, ठीक है ना, x बराबर h-7 था। और हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये काम कर सकते हैं कि ये जो मान है ना x का h/√3 उसको मैं यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए पुट करते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये h/√3 = h-7, ठीक है ना, समझ में आ गया इतना। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद देखिए हम लोग इसका मल्टीप्लाई इधर करने वाले हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा s = √3h, ये हो जाएगा -7√3, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको समझने का प्रयास करना, ठीक है ना, आप लोग बहुत अच्छे से समझना। इसको 7√3 को मैं इधर ले आऊँगा और इसको मैं इधर ले आऊँगा, तो ये आपका हो जाएगा 7√3 = √3h -h, ठीक है ना, समझ में आ गया इतना। यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, समझने का प्रयास करना आप लोग। यहाँ से मैं h को कॉमन लेने वाला हूँ, h को कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा आपका √3 -1, यहाँ से हो जाएगा आपका 7√3। और अगर आप यहाँ से देखेंगे, इसको मैं इधर ले आऊँगा, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे s = 7√3 बटे में इसको मैं इधर भेज दूंगा, तो ये आपका हो जाएगा √3 -1। तो इस स्थिति में यहाँ से अगर आप देखेंगे, जो हम लोगों का h निकल के आया है वो इतना निकल के आया है, और जी हाँ यही आप लोगों का आंसर है, लेकिन आपको यहाँ पर लिख देना है। अतः आपको इस स्थिति में लिखना है यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरीके से कि अतः टावर की ऊंचाई जो हम लोगों ने h मानी थी ना, टावर की ऊंचाई h, वो हम लोगों की निकल के आई यहाँ से 7√3 -1 इकाई, ठीक है ना, इकाई, ठीक है ना, क्योंकि लंबाई है तो इतनी निकल के आई, ठीक है ना। तो इस तरीके से पहला वाला जो क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। और देखिए जो मैंने माना लिखा है, हर एक चीज़ मैंने आपको समझाई है, उसको आप लोग जरूर से समझना, और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक टावर के आधार से जाती हुई एक रेखा पर ए और बी दूरियां पर स्थित दो बिंदु से टावर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, सिद्ध कीजिए कि टावर की ऊंचाई ए बी है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना है। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक टावर के आधार से, कोई एक टावर है जिसके आधार से दो बिंदु हैं, कोई मान लेते कोई बिंदु ए बी और ए है और कोई दूसरा बी है, या तो मान लेते कोई एक बिंदु आपका सी है, दूसरा कोई डी है। और देखिए जो दोनों ही दूरियां हैं, यानी कि जो दोनों ही बिंदु हैं उनकी जो दूरियां हैं वो ए है और एक की बी है, ठीक है ना। उस स्थिति में हम लोगों को क्या करना है, जो टावर की ऊंचाई है वो हमको सिद्ध करनी है कि ए रूट यानी कि √AB होती है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने पहले वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा है तो इस क्वेश्चन को भी करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, इसको समझने का प्रयास करना। देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या दे रखा था यहाँ पर क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले हमको कह रहा था क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ और डायग्राम को आपको शांति से सुनना है। देखिए सबसे पहले प्रश्न में हमसे कह रहा था कि भाई साहब कोई एक टावर है, कोई टावर है और इस टावर की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम लोग मान के चलते हैं ये टावर हमारा कोई AB टावर है, ठीक है ना, कि मान के चलते हैं हमारा कोई AB टावर है, समझ में आ गया। इसके बाद कह रहा है इसके आधार से, मतलब कि इसका कोई ये आधार है, ये कोई इसका आधार है। अब इसके आधार पर कोई बिंदु दो है, तो मान के चलते हैं ये कोई हमारा बिंदु C1 है और दूसरा कोई बिंदु हमारा ये यहाँ पर D है। और हमसे प्रश्न में कह रहा था कि दोनों की जो दूरियां हैं क्रमशः A और B हैं। तो अगर मैं मान लूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी B है या फिर A है, मान के चलते चलो A है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी कितनी है, B है, B दूरी है, ठीक है ना। तो उस परिस्थिति में आप लोगों को जो ये यच है ना, ये यच, इसको आप लोगों को प्रूफ करना है कि भाई साहब ये A√B होता है, ये प्रूफ करना है, समझ गया ना, प्रूफ करना है आप लोगों को। और हमसे क्या कह रहा था, हमसे ये कह रहा था कि जो आप लोगों का ये जो कोण बनेगा ना, यहाँ पर एक दूसरे के कोटि पूरक बनेंगे। और कौन से कोण है, उन्नयन कोण। तो मतलब कि उन्नयन कोण है तो इस तरीके के बनेंगे, ऊपर की ओर बनेंगे, तो मतलब कि ये हमारा कितना हो जाएगा। अगर कोटि पूरक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे कोटि पूरक का मतलब क्या होता है। देखिए बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कोटि
पूरक। कोटि पूरक का कॉन्सेप्ट क्या है इसको जरा समझ लेना आप लोग, आपके लिए जानना जरूरी है। देखिए कोटि पूरक का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई साहब कोई जो दो कोण है, मतलब कि कोई भी जो कोण है वो आप लोगों का क्या है 90 डिग्री से छोटा है, ये होता है भाई साहब कोटि पूरक का कॉन्सेप्ट। वो 90 डिग्री से छोटा है, तो मतलब ये जो दो कोण है ना ये 90 डिग्री से छोटे हैं। तो अगर मैं मान लेता हूँ एक कोई कोण हमारा थीटा है तो दूसरा हमारा कोई 90 माइनस का थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों ही कोण कैसे हैं, दोनों ही कोण हमारे कोटि पूरक हैं, तो मतलब कि दोनों का जो योग होगा ना, दोनों का योग कोटि पूरक निकलेगा। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो बराबर 90 निकल के आ जाएगा। अगर मैं एक को थीटा मान लूंगा दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आपको बस ये याद रखना है कि जो दो कोटि पूरक कोण होंगे उसमें एक कोण हमारा थीटा होगा, दूसरा हमारा 90 माइनस का थीटा होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखिए मैं यहाँ पर इसका माना लिखने वाला हूँ। तो देखिए मैंने माना लिख लिया है, आप लोग भी माना को अच्छे से समझ लेना क्योंकि माना ही बहुत ही ज़्यादा समझना ज़रूरी है। देखिए माना मैंने क्या लिखा है यहाँ पर कि मैंने माना लिखा कि माना ए बी कोई हमारी एक मीनार है। बहुत ही अच्छे से समझना यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट्स कि माना कि ए बी हमारी कोई मीनार है, ये हमारी ए बी कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई हम लोगों ने एच मानी थी। तो मैंने वही लिखा हुआ है कि माना ए बी कोई एक मीनार है जिसकी ऊंचाई एच है, जिसके आधार से हम लोगों ने कोई दो बिंदु सी व डी माने थे। तो जिसके आधार से कोई दो बिंदु सी व डी हैं, ठीक है ना, और जिनकी दूरियां क्रमशः हम लोगों ने ए और बी मानी थी। तो मैंने सेम वैसी लिखी है जिनकी दूरियां क्रमशः ए व बी हैं और जिनके उन्नयन कोण हम लोगों ने कितने माने थे, एक का मैंने 90 माइनस थीटा माना था और दूसरे का थीटा। तो मैं यहाँ पर 90 माइनस, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर केवल थीटा और ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने जो सी का कोण माना था वो हमारा 90 माइनस थीटा था और जो हम लोगों ने बी का कोण माना था डी का कोण वो हम लोगों का थीटा था। तो इस तरीके से आप लोगों का इसका माना लिख लेना है। और देखिए माना आप लोगों को चित्र से ही बनाना है, डायग्राम से ही बनाना है, अपने मन से डायग्राम से ही माना बनाना है, रट के नहीं जाना, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में जैसा आप लोगों की कैलकुलेशन मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराई थी सेम उसी तरीके कैलकुलेशन यहाँ पर भी होने वाली है। तो देखिए सबसे पहले मैं लेने वाला हूँ आप लोगों का त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज ले लूँ, तो ये वाला ले लेता हूँ, चलो ए बी और डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है ना, आप लोग ले लेना समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या हम लोग लेने वाले हैं, हम लोग लेने वाले हैं 10 और थीटा यहाँ पर हम लोग लेने वाले केवल और केवल थीटा, यहाँ पर कोई कोण नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेंगे 10 थीटा इज इक्वल टू लंब हमारा यहाँ पर दे रखा है एच, क्योंकि भाई साहब आप रूट ए बी सिद्ध कर रहे हो, आप लोग ले मत लेना यहाँ पर रूट ए बी, यहाँ पर हम लोगों को प्रूफ करना है इसकी लंबाई ये है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यही लेने वाले हैं। और देखिएगा यहाँ पर इसका जो आधार है वो हमारा बी दे रखा है, तो ये आपका बी हो जाएगा यहाँ से। और समझने का प्रयास करना आप लोग कि जो हमारा 10 थीटा है वो केवल इतना ही निकल के आएगा। इसको आपको एक मिनट, इसको आपको ले लेना है समीकरण नंबर 1। जैसे आप इसको समीकरण नंबर 1 देंगे इसके बाद आप सेकेंड जो आपका है त्रिभुज उसको ले लेंगे, ठीक है ना। और सेकंड त्रिभुज आपका क्या दे रखा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे ए बी सी, जो हम लोगों का सेकंड त्रिभुज दे रखा है वो हम लोगों का है ए बी सी। तो मैं लिखने वाला हूँ ए बी सी में, यानी कि जो हमारा समकोण त्रिभुज है उसमें हम लोग क्या लेने वाले हैं। तो देखिए उसमें हम लोग सिंपल से लेंगे आप लोगों का 10 थीटा। और जो यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करना, जो हम लोग 10 थीटा लेंगे वो हमारा होगा 90 माइनस का थीटा। कितना होगा, 90 माइनस का थीटा। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर इसका लंब क्या हो जाएगा, इसका लंब जो होगा एच और लेकिन इसका जो आधार होगा वो आपका ए होगा, ठीक है ना। इसका आधार क्या होगा, ए होगा। तो लंब हो गया एच, आधार हो गया ए, ठीक है। आप लोगों ने बचपन में फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में, क्या हाई स्कूल में ही पढ़ा होगा कि 90 माइनस थीटा बराबर में होता है कॉट थीटा। क्या होता है, 90 माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा होता है। तो मैं यहाँ लिख लूंगा कॉट थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन ए, और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर यानी समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण नंबर 2 व 1 व 2 को आप लोग गुणा करवा दीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, ठीक है ना। तो समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर गुणा कर दीजिए आप लोग। अब देखिए गुणा जब आप लोग कराएंगे तो देखिए क्या निकल के आने वाला रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन निकलेगा, आप लोग समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा 10, समीकरण नंबर 1 आपका था 10 थीटा, और देखिए समीकरण नंबर 2 में जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो हमारी थी कॉट थीटा। और देखिएगा इसकी जो आपके समीकरण नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो आपकी थी एच अपॉन बी, और देखिए समीकरण नंबर जो 2 की जो आपकी राइट हैंड साइड थी वो आपकी थी एच अपॉन ए, ठीक है ना। समझ गए आप लोग। इतना करने के बाद में आप लोग देखिएगा ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर, ये हम लोगों का हो जाएगा ए बी। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम लोग कमेंट करके जरूर से बताना। और देखिएगा एक आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि भाई साहब 10 थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अभी लिख दूंगा, तो अगर मैं 10 थीटा को पलटूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है ना।
और देखिएगा कॉट थीटा को मैं एज इट इज लिखा रहने दूंगा, ठीक है ना, एज इट इज लिखा रहने दूंगा। इसके बाद देखिए आप लोग चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि जो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है, चूँकि कॉट थीटा जो होता है ना 1/tan थीटा होता है, और जो tan थीटा होता है, tan थीटा वो होता है 1/cot थीटा। तो आप लोग इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक है ना, ऐसी कोई वो नहीं है कि आप लोग नहीं लिख सकते हैं, लिख लेना, एग्जामिनर को और अच्छा लगेगा, ठीक है। लिख देने के बाद में आपको क्या करना है, इसको इससे काट देना है। तो फाइनली ये आपको हो जाएगा 1 = h² में AB, ये आपका h² हो जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस AB को मैं इधर लाने वाला हूँ, जो इस AB को मैं इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका AB = h²। अब देखिएगा h² को मैं इधर ले आऊँगा तो h² हो जाएगा AB। अब देखिए सिंपल से स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो h क्या हो जाएगा, √AB। बस यही तो हमको प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो हमको क्या प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था, और देखिएगा हम लोगों ने बड़ी ही आसानी से प्रूफ भी कर दिया, ठीक है ना, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब देखिए इसी तरीके के जो क्वेश्चन है ना आपको घर पे भी ट्राई करने हैं, क्योंकि मैंने जो 2 क्वेश्चन कराए हैं इसके आधार पर आप लोग घर पर भी ट्राई करना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करके बताएंगे। तो हम लोगों का जो सेकंड क्वेश्चन था वो भी हम लोगों को कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग देखने वाले तीसरा क्वेश्चन। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप लोग घर पर जरूर से 1-2 बार प्रैक्टिस करना, और इस टाइप के आपको क्वेश्चन लगाने भी हैं। देखिएगा यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए।